नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंजाब मामले पर एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं भाजपा और कांग्रेस। गाजियाबाद पुलिस ने किया 40 लाख की लूट का खुलासा और बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने का मामला शांत नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने भाजपा की रैली में भीड़ नहीं जुटने की बात कही है, तो यूपी के सीएम ने कांग्रेस को दोषी ठहराया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला तूल पर है। भाजपा इसे कांग्रेस सरकार की ओछी हरकत बता रही है, तो कांग्रेस ने इसे भाजपा का नाटक बता दिया है। ट्विटर पर दोनों तरफ से जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भीड़ नहीं जुट पाई तो बहाना बनाया और कांग्रेस की सरकार को दोष देने लगे। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए था? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5 हजार बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मढ़िए। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। प्रधानमंत्री सबके हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने 2 प्रधानमंत्री इस देश को कुर्बान किए हैं। पंजाब में पीएम की रैली थी। कांग्रेस का कहना है कि रैली में 70,000 कुर्सी लगाई गई, जबकि भीड़ 700 की भी नहीं जुटी। खाली कुर्सियों की वीडियो कांग्रेस पोस्ट कर रही है। वहीं भाजपा समर्थक रैली में हजारों की भीड़ जुटने का दावा कर रहे हैं। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने 40 लाख की लूट का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह बदमाश हवाला के जरिए मोटा लेन देन करते थे। गत सप्ताह डासना में हुई 40 लाख की लूट की वारदात का मसूरी थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासे के दौरान यह पता चला है कि जिस रकम को लूटा हुआ बताया गया था, वह न केवल हवाले की थी, बल्कि हवाले की रकम के 40 लाख डकारने के लिए हवाला एजेंट नासिर ने अपने 6 परिचितों के साथ मिलकर लूट का नाटक रचा था। पुलिस ने लूटी गई रकम के साथ वारदात का ताना बाना बुनने वाले हवाला एजेंट नासिर के अलावा इमरान, शादाब व मुनव्वर सहित 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ डिलीवर करने आ रहा था और वो पैसा जिसको डिलीवर करना था वो व्यक्ति आया और उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर थोड़ी दूर ले गया, और उसके बाद ही उस व्यक्ति के बाकी साथी 4-5 लोग वहाँ पे आए। उन्होंने तमंचे दिखा के उससे पैसे लूट लिए। ये जो पैसा पूरा था बेसिकली ये हवाला का पैसा था। एक 10 रुपये का नोट था जिसका नंबर जो व्यक्ति रूप सिंह जो बानी है उसको दिया गया था, और जो व्यक्ति जिसको रिसीव करना था नासिर, उसके पास वो 10 रुपये का नोट था। तो एक तरीके से पूरा हवाला का पैसा था। इसी वजह से घटना जो 28 तारीख की थी, और चूँकि पैसा 2 नंबर का था इसलिए वादी सामने आ नहीं रहा था, और उसको जो घटना की जानकारी हमें मोटी मोटी मिल गई थी। तो साथियों ने पहले काम करते हुए वादी को ढूंढा और उसको एक तरीके से कन्विंस करके उससे एक तहरीर ली, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जो व्यक्ति नासिर था, चूँकि उसका नंबर जो है रूप सिंह के पास था, तो नंबर को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए और जो मैनुअल हमारी ह्यूमन है उसको यूज़ करते हुए हमने नासिर को पकड़ा। तो नासिर
कि नासिर ने पूरी घटना बताई कैसे कैसे हुई थी, और जिस दिन ये पकड़ा गया है उसी दिन जो पैसा पूरा लूटा गया था उसका बंटवारा होना था उनमें, क्योंकि इनको ये था कि फिलहाल अभी घटना हुई है, जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत होगा हम पैसे का बंटवारा करेंगे। इसके बाद जिस जगह पे बंटवारा होना था वहाँ पे नासिर हमें लेके गया, वहाँ से हमारे जो बाकी अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हुए, जिनमें इमरान है, उमर है, मुनव्वर और गुलफाम। इनसे काफ़ी सारा पैसा जो भी बरामद हुआ। गत सप्ताह मसूरी थाना क्षेत्र में डासना के पास आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने 40 लाख की रकम लूट ली थी। वारदात शुरू से ही संदिग्ध दिखाई दे रही थी, लेकिन जब लूट का शिकार हुए नासिर ने रिपोर्ट दर्ज करवाने में आनाकानी शुरू की तो पुलिस का शक और बढ़ गया। उसके बाद हवाला एजेंट ने लूट की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। टोटल अभी लगभग हमारे पास 26 लाख के आसपास रुपए रिकवर हो चुके हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। इनमें से 3 व्यक्ति अभी जो हैं फिलहाल वांछित चल रहे हैं, जिनमें से 2 हमारे नामजद हैं, हसनैन और शादाब। एक व्यक्ति है जिसका जो उपनाम मोटा है, लेकिन उसका असली नाम क्या है या उसका पूरी असली पहचान क्या है ये अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। पुलिस ने जब वादी से पूछताछ की तो नासिर ने बताया कि वह हवाला की रकम को इधर से उधर भिजवाने का गौरव धंधा करता है। गत सप्ताह जब उसे हवाला की एक बड़ी रकम 40 लाख रुपए मिली तो उसके मन में उस रकम को डकारने का लालच आ गया। उसके बाद उसने अपने परिचितों के साथ मिलकर लूट का नाटक रच दिया। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भाजपा के पार्षद राजेंद्र त्यागी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सीएल कंपनी को कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर ली गई है। जो कंपनी से खरीद रही है उसके खिलाफ भी जांच चल रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की करीब 1500 करोड़ की परिसंपत्तियों को केंद्र सरकार द्वारा कौड़ियों के भाव बेचने की तैयारी का मामला सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्षद राजेंद्र त्यागी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रकरण की जांच करने और लाभ कमाने वाली इस कंपनी को विनिवेश के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने बताया कि साहिवाबाद के साइटसार इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सीईएल कंपनी की कुल परिसंपत्तियां करीब 2000 करोड़ रुपए की है। हर वर्ष कई सौ करोड़ का लाभ कमाने वाली इस कंपनी को बेचने की तैयारी चल रही है। कंपनी से 1000 से अधिक कर्मचारी जुड़े हुए हैं। वो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए, सिक हो जाए, चलाने की कोई उम्मीद ना रह जाए। जैसे पूर्व में अपट्रॉन डिवाइसेस साहिबाबाद बेची गई थी, बीपीएल जिसको बोलते थे, वो बेची गई थी। मैं आपको बताता चलूं कि बीपीएल के पास, अपट्रॉन के पास केवल 60,188 वर्ग मीटर जमीन थी। उसकी वैल्यूएशन थी 244 करोड़। जिसके पास लैंड थी 60,000 वर्ग मीटर, और जिस इंडस्ट्री के पास लैंड है 2 लाख वर्ग मीटर से ऊपर, उसकी वैल्यूएशन 194 करोड़। पहला फ्रॉड। कंपनी की अपनी जमीन करीब 50 एकड़ है। जमीन की कीमत और उस पर निर्मित बिल्डिंग के हिसाब से ही इसका न्यूनतम मूल्य कम से कम 1000 रुपये निर्धारित होना चाहिए था। मगर इस कंपनी को केंद्र सरकार में बैठे कुछ गलत अधिकारियों के कारण कौड़ियों को भाव बेचने की तैयारी है। देश की नामी इस कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने केवल 194 करोड़ रुपए प्राइस फिक्स किया है। नियम यह है कि जब किसी परिसंपत्ति का निस्तारण किया जाता है तो उसमें कम से कम 3 कंपनियां टेंडर में शामिल होनी चाहिए, मगर केवल 2 कंपनियों ने ही टेंडर में हिस्सा लिया है। 4-5 करोड़। दूसरे नंबर पर बिल्डिंग कॉस्ट एस्टिमेशन 34 करोड़ की बिल्डिंग है, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। टर्नओवर एंड प्रॉफिट 2020-21 में 296 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वीआरएस इम्प्लीकेशन 67 करोड़ की, जो एम्प्लॉइज को वीआरएस दिया जाता है। संडी डेटर 140 करोड़, संडी क्रेडिटर 70 करोड़, आरएनडी एसेट्स कंपनी के पास जो है वो 15 करोड़, सैलरी एरियर्स एंड अदर एरियर 25 करोड़, ऑर्डर इन हैंड एज ऑन द डेट 1500 करोड़, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम अबव ऑर्डर 185 करोड़, इन्वेंट्री एज ऑन डेट 31/3/2021 रॉ मटेरियल 31 मार्च में 40 करोड़ का रॉ मटेरियल माल कंपनी के अंदर पड़ा हुआ था, जब इसकी वैल्यू चलता है। इनमें नंदलाल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 210 करोड़ 60,000 रुपये बोली लगाई। जेपीएम इंडस्ट्री लिमिटेड की बोली 190 करोड़ रुपए की है ये, जबकि कंपनी की कीमत 440 करोड़ रुपए के करीब है।
बिल्डिंग की कीमत 34 करोड़, पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 296 करोड़ रहा है। इसलिए सीईएल की विक्रय प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि के कारण कंपनी को 210 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी है। जिस एनसीएफसी कंपनी को इसे बेचा जा रहा है उसे किसी भी तरह का अनुभव इस तरह की कंपनी चलाने का नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में पंजाबी महासभा का गठन किया गया है। इनमें सभी प्रमुख लोग शामिल हैं। पंजाबी समाज राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है। ये लोग विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं। लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज पंजाबी समाज ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के लिए चिंता बढ़ा दी है। पंजाबी समाज के खास लोगों, जिनमें भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं, ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट रूप से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी उनके समाज को मान सम्मान और टिकट देगी, समाज के लोग उनका समर्थन करेंगे। हमने ये अब आवश्यकता समझी कि हमारा संगठन के अंदर किसी पार्टी ने किसी पार्टी के संगठन के अंदर कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा, तो ये एक सबके सहमति से पंजाबी महासभा बनाई गई ताकि हम इसको कुछ अपनी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे निवेदन करें और बात करें कि हमें प्रतिनिधित्व हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने, सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व पाने के उद्देश्य से पंजाबी महासभा गाजियाबाद का गठन किया गया है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के बाद बंटवारे से हजारों पंजाबी गाजियाबाद आकर बस गए थे। पंजाबी समाज के सरदार तेजा सिंह 3 बार विधायक बने। इसके बाद पंजाबी समाज को हाशिए पर डाल दिया गया। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष देशराज देज ने कहा कि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4,70,000 वोटर्स हैं। इनमें से लाइन पार क्षेत्र में 3 लाख, शहरी क्षेत्र में 1.5 लाख वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाज को बार बार टिकट दिया जाता है और जो ये दावा करता है कि यहाँ उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वोटर्स पंजाबी समाज के हैं। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि हमारी इस शहर के अंदर कम से कम 3.5 लाख आबादी है और ये बताते कुछ भी रहे, जिले में ये बातें करते रहे, लेकिन हमारी 3.5 लाख की आबादी। भाजपा नेता जगदीश साधर ने कहा कि जिले में पंजाबियों की आबादी 3.5 लाख है, लेकिन संगठन और सरकार में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने की घटना की निंदा की। महेश आहूजा ने कहा, आज़ादी के बाद गाजियाबाद में पंजाबियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। समाज पिछलग्गू बनकर रह गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देशराज देश ने कहा कि समाज की ओर से सर्वे किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, मुस्लिम, ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा संख्या पंजाबी वोटर्स की है। गाजियाबाद के विकास में पंजाबियों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पंजाबियों को मान सम्मान नहीं दिया गया। भाजपा के 20 मंडलों में एक भी मंडल अध्यक्ष पंजाबी समाज से नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अध्यक्ष पद पर 2 और सचिव पद पर 4 लोगों ने नामांकन किया है। मतदान 10 जनवरी को होगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। विभिन्न पदों के लिए कई नामांकन दाखिल किए गए। बार एसोसिएशन के सचिव मनमोहन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को खबर लिखे जाने तक सचिव पद पर 3, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 1, कोषाध्यक्ष पद पर 1, सचिव पद पर 3 और कार्यकारिणी सदस्य के पद पर नामांकन दाखिल किया गया था। बार एसोसिएशन का चुनाव 10 जनवरी को होगा। 7 जनवरी को नाम वापसी होगी। बुधवार को अध्यक्ष पद पर 2 नामांकन के साथ कुल 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर राजकुमार चौधरी और योगेंद्र कौशिक 2 लोग नामांकन कर चुके हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विजय कुमार शर्मा, आदेश गर्ग, मृदुला त्यागी ने नामांकन किया। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विप्लव शर्मा, बिट्टू शर्मा, आदेश कुमार और सचिव पद पर राजीव कुमार, स्नेह त्यागी, आभास कौशिक और नितिन यादव ने पर्चा भरा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मंडोला किसान आंदोलन से जुड़े किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। इन लोगों को प्रशासन ने बैठक में बुलाया था, मगर इन लोगों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। लंबे समय से मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मंडोला के किसानों ने डीएम कार्यालय में हो रही बैठक का बहिष्कार किया। बैठक को लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह खुद पहुंचे और किसानों की समस्या सुनी, लेकिन मंडोला में धरनारत किसानों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों को पहले ही बैठक में बुला लिया गया था। वे ये चाह रहे हैं कि धरने का जिक्र ना हो, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के साथ सेटिंग साठगांठ होकर वो काम हो जाए। तो ये तो देखो संभव नहीं है। हम लोग अनशन पे हैं। कल लाठीचार्ज क्या कह दें, कुछ पुलिसकर्मियों ने ही किया था। वो इस तरह से नहीं था सामूहिक रूप से, जिसमें 4-6 लोगों ने यहाँ गया, आदमी को चोट लगी। एक लेडीज हमारे हैं, उनकी कमर में चोट लगी हुई है और ये अनशन पे भी हैं।
आमरण अनशन पे हैं। परसों से हम लोग आमरण अनशन पे हैं। 3 लोग हैं, ये ताऊ जी हैं ये अनशन पे। ये बुजुर्ग हैं, नहीं मान रहे हैं हमारे मना करने के बावजूद भी कि आप नहीं रहो, लेकिन मैं भी रहूँगा। तो हम लोग यहाँ वार्ता के लिए आए हैं और यहाँ आके हमें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। हम इस वार्ता का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं और अगर इन माननीय सांसद जी या माननीय जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, उनके पास समय नहीं है किसान प्रतिनिधि से वार्ता करने का, तो कभी और समय, जब समय हो जब आप वार्ता कर लें। अनशन हमारा चल ही रहा है, वो जारी रहेगा। किसान नेता नीरज ने आरोप लगाया कि आवास विकास परिषद द्वारा बैठक में बुलाया गया था। जब यह पहुंचे तो उनसे पहले ही कुछ लोग यहां मौजूद थे जो भाजपा समर्थित हैं। साथ ही सांसद के आने की कोई सूचना नहीं दी गई। इसी वजह से मंडोला के किसानों ने बैठक का बहिष्कार किया और डीएम कार्यालय पर हंगामा किया। हालांकि किसानों को मनाने की कोशिश भी जिला प्रशासन ने की, लेकिन बैठक में किसान शामिल नहीं हुए। देर तक किसान डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा करते रहे, लेकिन अंदर बैठक चलती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने आगामी 3 महीने के लिए हस्तशिल्पकारों को मानदेय देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि कोरोना कालखंड में तीसरी लहर को देखते हुए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी, कारीगर, कुली और जो श्रमिक हैं, इन लोगों को जिनकी एक निश्चित आय होगी, उस आय से कम आय वर्गों के सभी उन लोगों को हम लोग प्रदेश के अंदर अगले 4 महीने के लिए 500 रुपये हर महीने भरण पोषण भत्ता की कार्रवाई भी इसके साथ कर रहे हैं, जिससे कोरोना कालखंड में किसी के सामने पलायन की नौबत ना आने पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।